जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज देख रहे थे, आज उसका चौथा क्लास है, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, जो आपका केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन समव्ययी है? कौन समव्ययी है? तो समव्ययी का अर्थ होता है वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र सेम होना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें संरचना सूत्र का तो क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो ऐसे यौगिक को समव्ययी यौगिक कहते हैं और इस गुण को या घटना को समव्ययता कहते हैं। आइए देखते हैं। तो यहां से देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों का अणु सूत्र जो है ऑप्शन ए में सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, ये भी सेम नहीं है। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ कितना, 2 कार्बन। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 5, ठीक है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, देख रहे हैं, यहाँ कार्बन 1, यहाँ कार्बन 2। यानी इस ऑप्शन में कोई ऐसा यौगिक नहीं है जो समव्ययी हो। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऑप्शन सी की ओर ध्यान दें तो यहां अगर हम क्या कर दें, 5 कर दें, ठीक है, और यहां पे क्या कर दें, 3 कर दें, क्योंकि ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिए, C2H5OH, और यहां पे ध्यान दीजिएगा 1 कार्बन 1 कार्बन, तो इसको लिख सकते हैं 2 कार्बन, यानी C2। 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, H6, ठीक है। और यहां ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन 1 है तो यहां पे 1 लिख दे रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग, यहां से ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, H5 ही रहने देते हैं, ठीक है ना, और एक H को OH के O के साथ लिख देते हैं, तो C2H5OH। दोनों का अणु सूत्र क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। अब संरचना सूत्र देखें तो यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका संरचना जो होता है CCOH, यहां पे हाइड्रोजन से इसके बॉन्ड को पूरा करेंगे तो कुछ इसकी संरचना ये होगी, किसका, C2H5OH का। इसकी संरचना अगर हम देखें तो यहां देखिएगा COC, इसमें हम पूरा करेंगे 1H 2H 3H 4H 5 और 6। देखो तो हाइड्रोजन 6 है, 6, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहां भी कार्बन 2 है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 है, 5, एक इधर 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 है तो कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें कर है 1 पाई और 1 आबंध है, 1 पाई और 1 आबंध है, दोनों पाई आबंध है। देखो यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 पाई और पाई नहीं, इसको बोलते हैं सिग्मा, 1 सिग्मा, और यहां पे होना चाहिए 1 पाई आबंध है, दोनों पाई आबंध है, 2 पाई आबंध है, दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है। तो बिल्कुल ही यहां पे अगर हम इथिलीन का सूत्र देखें तो ये होता है
H4 होता है। ठीक है, तो यहां पे हम बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा इसका स्ट्रक्चर। तो यहां ध्यान दीजिए, कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध है, तो इसमें दो आबंध जब भी हुआ तो एक को बोलते हैं पाई आबंध और एक को बोलते हैं सिग्मा आबंध और दूसरा को बोलते हैं पाई आबंध। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक सिग्मा आबंध और एक क्या पाई आबंध। कब सही होगा? जब यहां पे लगा देंगे पाई, तब सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में, तो ध्यान दीजिए, मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4। ठीक है, इसको हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना देखेंगे, तो यहां पे देखिए, और यही क्या दर्शाता है? सहसंयोजक बंधन को दर्शाता है। तो 1 2 3 4, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो नंबर देखे हैं जी, चलिए 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन अपरूप है, तो आपको याद रखना है फ्लोरीन जो अपरूप होता है कार्बन का अपरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहे हैं ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो आपको ग्लूकोज का अणु सूत्र पता होना चाहिए, होता है C6H12O। क्या होता है? C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का अणु सूत्र। तो कितनी है जी कार्बन की संख्या? 6 है, तो यहां करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध है? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच H, ठीक है, इसके बीच जो बंध बनता है, ठीक है ना, तो ये जो बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। और जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप कोई बंध बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी बंध। तो यानी, अच्छा इसमें तो पूछ रहा है, तो एकल यहां साफ दिख रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन ऑप्शन में एकल बंध, द्विव आबंध, त्रिआबंध या चतु आबंध। तो यहां दिख रहा है कितना जी? एकल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या है, तो आप सब जानते हैं कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 6। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, उपर्युक्त सभी। अपरूप क्या होता है? तो अपरूप का मतलब होता है दूसरा रूप। तो इसमें से हम जानते हैं कि कार्बन का अपरूप हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फ्लोरीन भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अभी तो बताए, अणु सूत्र सेम और संरचना सूत्र अलग हो तो समव्ययी यौगिक कहलाते हैं। देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बन क्या है? ऑप्शन है धातु ए में, बी में अधातु, सी उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कार्बन जो है एक अधातु है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। आइए कर जल के एक अणु, तो जल का जो एक अणु होता है H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है जी, हाइड्रोजन की जो इसमें संख्या है, ठीक है ना, वो कितनी है, परमाणुओं की संख्या, तो 2 परमाणु है और यहां पे ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह जल के एक अणु में, नहीं ये तो अभी देख लिए। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 12, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितनी सहसंयोजक बंधन होता है? एथाइन, यहां ध्यान दीजिएगा, एथाइन। YNE आ रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। जब YNE होता है तो इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। यानी यहां पे कार्बन कार्बन के बीच क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, यहां क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड और 2 बनेगा अल्फा पाई आबंध, या आबंध कहिए या बंध कहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरीन C60 कार्बन का अपरूप है, इसकी आकृति कैसी होती है? अभी बताएं। फ्लोरीन जो होता है कार्बन का अपरूप होता है, फ्लोरीन में भी एक होता है C60, ठीक है। तो कह रहा है कि अपरूप है, इसकी आकृति कैसी होती है? तो हमेशा याद रखिएगा ये फुटबॉल की जैसी होती है, फुटबॉल की जैसी इसकी क्या होती है, जालक जैसी आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेन C2H6 के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? C2H6, इसमें हमें क्या बताना है, कितने सहसंयोजक बंधन है? तो यहां पे इसकी दिखा देंगे संरचना सूत्र, 1 2 3 4 5 6, और एक यहां देखो H H H H H H, और यही होता है सहसंयोजक क्या, बंध। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनाता है। कार्बन
कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कर है अम्लराज, हैलोजन बिल्कुल नहीं, हाइड्रोकार्बन या आयनिक यौगिक। तो यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हम जानते हैं क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, O2 का हम देख लेते हैं संरचना। तो यहां पे O ठीक है ना, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको अस्थायी होने के लिए एक काम करते हैं, ठीक है। इसको अस्थायी होने के लिए इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, और ये स्थायी होने के लिए इससे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या बना, इसके बीच बना डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कर है 1 2 3, कोई अबंध नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितने बनेगा, 2 अबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बने यौगिक। तो ध्यान दीजिएगा, CH जो 4 होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, आइए दिखाते हैं आपको। 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, लीजिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। कार्बन के पास बाह्यतम कक्षा में 4 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास इसके बाह्यतम कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। ये हो गया अस्थायी, ये भी हो गया अस्थायी, ये भी हो गया अस्थायी, ये भी हो गया अस्थायी। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चाहिए 8। इसके पास 4 है, इनको 1 दिया तो सबसे क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसमें भी हो गया 8। यानी ये अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। साझेदारी का मतलब लेन देन। ठीक है ना, तो यहां पे ये जो यौगिक बन रहा है ये होगा सहसंयोजी यौगिक। चलिए इसमें इसका बात कर लेते हैं, CaCl2 की बात कर लेते हैं। तो यहां देखिए ये होता है C, इसके बाहरी कक्षा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे बनाते हैं Cl और Cl, इसके बाहरी कक्षा में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 6 7। ठीक है, 7 होता है। तो यहां देखिए इसको अस्थायी होने के लिए 8, 1 चाहिए, तो ये अपना 1 यहां देता है, ये अपना 1 यहां देता है। ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया। अगर इससे साझेदारी करता तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता, जो क्या होता, ये अस्थायी नहीं हो पाता, क्योंकि अष्टक रूल के अनुसार बाहरी कक्षा में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये अपने बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये भी अस्थायी होता है, ये भी अस्थायी। तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का दान करना, दे देना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कार्बनिक यौगिक। तो ये आपका CaCl2 नहीं होगा, NaCl भी नहीं होगा, Na2O भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
CH4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन अणु में कितनी सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु N2 का संरचना दिखाना हो 1 2 3, आई एम सॉरी, यहां पे क्या रहेगा? N रहेगा 1 2 3, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? तो यहां देखिए हीरा रवादार होता है, अगर दूसरा बात करें ग्रेफाइट तो ये भी रवादार होता है, और तीसरा बात करें फ्लोरीन तो ये भी क्या होता है? रवादार होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, कर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, तो अभी आपको समझाए, क्या समझाए? जैसे हमारे पास N सोडियम है और ये क्लोरीन है, ये आपस में मिलकर बनाते हैं NaCl। आइए इसको समझते हैं, ठीक है। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको स्थायी होने के लिए चाहिए 8, तो ये इसको यहां से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्या बना लेगा? NaCl। और NaCl क्या होता है? तो ये एक होता है कार्बनिक यौगिक। क्या होता है? कार्बनिक, आई एम सॉरी, कार्बनिक नहीं होता है, आयनिक होता है। कैसा होता है? ये होता है आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। ऑप्शन में देख रहे हैं कि दिया है कार्बनिक, सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तो है नहीं कार्बनिक, तो याद रखिएगा कार्बनिक आयनिक यौगिक को हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजी। ये कैसा होगा जी? वैद्युत संयोजी। यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है, आपको याद रखना है, वो होता है वैद्युत संयोजी, या कहेंगे ये क्या होगा? आयनिक होगा। क्या होगा? आयनिक। कोई दिक्कत? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। यहां देख रहे हैं कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आ रही बात समझ में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि यहां पे CH12 नहीं होता है, ये होता है C6H12O6, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन उसमें होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 22, अल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? क्रियाशील
अभिक्रियाशील समूह क्या होता है जी? अल्कोहल में होता है OH। तो कहीं दिया है OH? तो बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 23। एथीन का सूत्र, एथीन देख लो, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं एथीन, ठीक है। कह रहा है एथीन, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ठीक है ना। इन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े हैं अल, यहां इन जोड़िएगा तो हो जाएगा अल्किन, यानी ये अल्किन ग्रुप से होगा। अल्किन ग्रुप का क्या होता है? जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n होता है। तो यानी जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो कार्बन की संख्या से 2 गुना होगी। तो यहां 2 गुना करोगे तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं दिया है C2H6 बिल्कुल नहीं होगा, CH4 नहीं होगा। यहां देखो ऑप्शन नंबर सी दिया है C2H4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लो क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब होता है, देखो जब कार्बन बंद श्रृंखला का निर्माण करती है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक, ठीक है। तो अगर CH4 देखें तो यहां पे देखो कुछ इस तरीका से बनेगा, ये बिल्कुल कार्बन का बंद श्रृंखला नहीं है, ये नहीं होगा। C2H6 की बात करें तो ये कुछ इस तरीका से इसकी क्या होती है? संरचना होती है, ठीक है। C3H की बात करें, अभी ऑप्शन नंबर सी को छोड़ देते हैं या यहां पे ले लेते हैं, या चलो इसी का देख लेते C3H4 का। तो यहां पे देखो ये आपका थोड़ा सा ठीक है, यहां पे एक H, 2 H, ठीक है ना जी, 3 H, एरोमेटिक। तो यह होना चाहिए C3H3। C3H4, ठीक है। एरोमेटिक, रुक जाइए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पे हो जाएगा ठीक है। और यहां पे हो जाएगा सिंगल, तो यहां 1 2 3 ऑप्शन में यही हो जाएगा, ठीक है ना, एरोमेटिक। लेकिन ये ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा गलत है। C3 और क्या होना चाहिए, H3 होना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। 1 H, 2 H, 3 H, ठीक है। चलो इस यहाँ पे हम करते हैं डबल बॉन्ड, तो 2 3 4,
ठीक है, हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? 3 आबंध। उसी समय से देख रहे हैं इसमें कितने आबंध? 4, CH4 में। आइए C2H4 में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी नहीं होगा। दो ही आ रहा है। C3H4 में देखते हैं। ठीक है ना, C3H4 में कर है 3 आबंध। तो यहां पे देख लीजिए, ये ऐसे हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, यहां पे कितना जी? 3, तो 1 H, यहां पे तो यहां देख लीजिए 3 आबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह एल्डिहाइड। तो आप सब जानते हैं एल्डिहाइड का क्या होता है? बॉन्ड CHO। कहीं दिख रहा है C, इसी को हम लोग ध्यान दीजिएगा, C को यहाँ पे H लिख देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड से O दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान यानी मोलिक्यूलर मास। आपको पता है कार्बन 6 है, तो यहां लिखेंगे 6N2। एक कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, मोलिक्यूलर मास होता है, वो होता है 12। तो 12 से गुणा कर देंगे तो कार्बन का मिल गया। लिखेंगे प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और यहाँ पे 6 है, तो 6 गुणे क्या लिखेंगे? 1, यानी यहाँ गुणा करेंगे 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 78, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 28, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन क्या होता है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, मीथेन की बात हो रही है तो एक क्या होगा? कार्बन होगा, और क्लोरीन की बात हो रही है तो इसमें एक क्या जुड़ा होगा? Cl जुड़ा होगा। तो यानी CH3 और क्या हो जाएगा? Cl, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, जो कि ऑप्शन में केवल अम्ल दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपको याद रखना है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कोई कार्बनिक यौगिक होता है वो होता है
H4 इसमें क्यों, ध्यान दो, इसमें ध्यान दीजिएगा, CH4 में सिंगल बॉन्ड है, C2H6 में भी सिंगल बॉन्ड है, अगर C3H8 की बात करें इसमें भी सिंगल, लेकिन C2H4 में देखें तो यहां पे देखो इसके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, जिसे ये टूटकर आसानी से नए नए युगों को क्या कर सकता है, अपने साथ जोड़ सकता है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में C6H12 और O6, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करे क्वेश्चन नंबर 31, ग्लूकोज के एक अणु में, ये तो अभी देख लिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, वे कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है जिनके बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, और एक होता है जिनके बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाले यही को कहते हैं अल्कीन, क्या कहते हैं, अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले यही को कहते हैं अल्काइन, क्या कहते हैं, अल्काइन। तो यहां पे अल्केन बिल्कुल नहीं होगा, अल्काइन को इसी को देखिए यहां लिखा गया एल्काइन, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्काइन भी पढ़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा हिंदी में अंतर आ जाता है। करे शी, ये देखिए डबल बॉन्ड ओ है और यहां पे क्या है, एच है, ये वाला का कार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? कीटोन का है, एल्कोहल का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, एल्डिहाइड का है। तो इसको आप देखिएगा ना, तो ये ऐसे बनेगा CHO, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक, बिल्कुल नहीं, एल्डिहाइड होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक कौन है? कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, इनमें से कोई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, इथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होगा? एथिल, ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा जी, एथिल। तो यहां पे ये जो नाम है ना, ये साधारण नाम होता है, ठीक है ना। इसका IPC जो नाम होता है वो होता है एथीन होता है। क्या होता है, एथीन, C2H4, ठीक है ना, एथीन। आई एम सॉरी, रुकिए, अल्कोहल ना कह रहा है जी, यहां पे दिया है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो सबसे पहले हो जाएगा C2H5OH, इसका अणु सूत्र, और इसमें दो कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे एथेनॉल। क्या बोलेंगे, एथेनॉल। आ रही बात समझ में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रोपेनॉन में
उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। प्रोपेनोन, नोन आ रहा है NON या NONE, तो जिसमें ONE आता है, ठीक है ना, अंत में क्या है ONE, वो होता है CO यानी कीटोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऐसे होता है, दोनों तरफ जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा कीटोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो ये जो आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है, CaC2 जल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो ये देता है C2H2, ठीक है ना, और साथ में ये बनाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं मीथेन, एथेन, एथिन या एथाइन। तो यहां पे देखिए एथाइन, आप पढ़े हैं कार्बन के दुगुना से हाइड्रोजन की संख्या 2 को कम है, तो ये किस में आता है, YNE में आता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या एथाइन। इसको इंग्लिश में लिखोगे ETHYN, यही होता है एथाइन, ठीक है। हिंदी नहीं समझ में आ रहा होगा, यहां पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त, असंतृप्त का मतलब है जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। CH4 सब में सिंगल बॉन्ड होगा, C2H6 सिंगल बॉन्ड होगा, संरचना देख सकते हो C2H4, C2 लीजिए 2, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को दिखा दिए हमने। अब बचा इसके पास 4, तो 1 2 3 एक और जोड़ेंगे तब ना 4 होगा, तो इसमें आ गया डबल बॉन्ड, तो ये होगा असंतृप्त यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 जो है कह रहा है सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहलाते हैं। CnH2n वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आप पढ़े हो 3 प्रकार के, एक पढ़े हो CnH2n+2, पढ़े हो CnH2n, एक पढ़े हो CnH2n-2। हम आपको इसमें बताए थे, ठीक है ना। याद रखने का ट्रिक है, जोड़ दो, छोड़ दो, क्या कर दो, घटा दो, जोड़ दो, यानी प्लस यहां लिख सकते हो, जोड़ दो, छोड़ दो खाली रहेगा। तो जोड़ दो वाले यौगिक जो होते हैं वो कहलाते हैं अल्केन, छोड़ दो वाले कहलाते हैं अल्कीन, और घटा दो वाले कहलाते हैं अल्काइन। तो इसमें क्या है जी, जोड़ दो या छोड़ दो, तो CnH2n यानी छोड़ दो क्या कहलाएंगे, अल्कीन कहलाएंगे। हिंदी में देखो अल्कीन, तो यहीं पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, अल्कीन ना अल्काइन, नो एल्डिहाइड, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का अणु सूत्र होता है बेंजीन, देखो ना यही होता है आपका बेंजीन। यहां पे होता है कार्बन, यहां पे कार्बन यानी C6 और क्या होता है H6 होता है, याद रखिएगा अगर नहीं याद है तो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 41। ब्यूटेन के कितने समअवयवी संभव है? तो आपको याद रखना है ब्यूटेन के 2 समअवयवी होते हैं, आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन की कितने समअवयवी, 2 समअवयवी संभव है। यानी अभी बताए थे समअवयवी का मतलब क्या होता है, अणु सूत्र सेम होना चाहिए, संरचना सूत्र भिन्न होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है संतृप्त। आ रही है क्या बात, यहां पे ध्यान दीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, सभी। असंतृप्त में किसी 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है या क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहां संतृप्त की बात हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं अल्केन, इसको बोलते हैं अल्केन, यानी ENE आता है, इसमें YNE आता है। तो यहां पे देखिए ENE किसमें आ रहा है, अल्काइन बिल्कुल नहीं होगा, अल्किन बिल्कुल नहीं होगा, अल्केन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है, कार्बोनिल। ठीक है ना, तो यहां पे जो आपका बॉन्ड CO होता है, यही होता है कार्बोनिल समूह, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये ईथर होता है, ये अल्डिहाइड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये कीटोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है, कौन सा कार्बनिक यौगिक एल्काइन, अंत में क्या आ रहा है, YNE आ रहा है। कर एथिन, एसिटिलीन, मीथेन, क्लोरोफॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चूंकि आपका एसिटिलीन होता है, इसका सूत्र होता है C2H2। ठीक है, इसी का नाम होता है इथाइन, ये IPC नाम है और ये जो नाम है साधारण नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, अल्केन का अभी तो बताए हैं, जोड़ दो, यानी CnH2n+2। देख लो कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं एल्डिहाइड समूह, ईथर समूह, अल्कोहल समूह, कार्बोनिल समूह। तो अभी तो बताएं, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एल्किन का सामान्य सूत्र, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्किन यानी अल्कीन। तो अभी बोले हैं ये छोड़ दो वाला ग्रुप में आएगा, तो छोड़ दो वाला का होता है
H2N होता है, यानी ऑप्शन में देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है, CnH2n। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48। पेंटेन जिसका अणु सूत्र C2H12 है कि कितने संरचना समअवयवी संभव? ये तो बिल्कुल गलत है। ये पेंटेन सबसे पहले हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। ये होता है पेंटेन का सूत्र। कर कितने समअवयवी संभव? एक मिनट रुकिएगा। अब पढ़ा रहे हैं, एक बार रुके थे। पेंटेन के मुख्य 3 समअवयवी संभव है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का आणविक सूत्र CH है, इनमें है। अरे क्या प्रोपेन, ये गलत हो गया इसमें भी। प्रोपेन जो होता है C3H, ठीक है ना। इनमें कर है 7 सहसंयोजक का बंध है, 8 सहसंयोजक का बंध है, 9 सहसंयोजक का बंध है, 10 सहसंयोजक का बंध है। आइए देख लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन को पूरा करेंगे, ठीक है। तो यही आपका होता है प्रोपेन का संरचना सूत्र, ठीक है। गिन लीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो जाएंगे? 10। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्काइन का सामान्य सूत्र है। अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो YN ही आ रहा है, तो YN में CnH2n माइनस होता है 2। यही होता है किसका? अल्काइन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा? तो यहां पे हम देख सकते हैं, ठीक है ना। मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन। सबसे कम ये देखो, एक कार्बन होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो इसमें सबसे सरल अगर बात करें तो मीथेन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मीथेन के अणु का आकार होता है, मीथेन के अणु का आकार होता है एक रेखीय, वलयाकार, समचतुष्फलकीय, अष्टफलकीय। तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका होता है सम चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। एथिलीन का IUPAC नाम है।
एथिलीन। तो ध्यान दीजिएगा, एथिलीन का आपका C2H4, इसी का साधारण नाम होता है एथिलीन। और इसका आईपीसी नामकरण की बात करें तो ये होता है एथीन, होता है एथीन। तो यहां आप देखो लिखा है एथीन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 55 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम है, IUPAC नाम है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए लिखते हैं हम प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे AN, और अल्कोहल ग्रुप का है तो क्या लगाएंगे ओवल। प्रोपेनॉल, क्या लगाएंगे प्रोपेनॉल कहेंगे। तो यहां देखिए कहां दिया हुआ है प्रोपेनॉल, यहां देखिए प्रोपेनॉल यहां भी है, प्रोपेनॉल यहां भी है। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक साइड में जुड़ा है OH, तो जब OH साइड में जुड़ा जाता है तो उसको हम 1 प्रोपेनॉल बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में नहीं आ रही है, देखो CH3 CH2 CH2 और यहां पे जुड़ा है OH। अगर यही OH यहां ना जुड़कर यहां पे जुड़ा होता, यहां पे, यहां ना रहता, तो देखिए क्या बोलते 2 प्रोपेनॉल बोल सकते थे। आए और ये बात समझ में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक, तो याद रखिएगा COOH, यही होता है कार्बोक्सिलिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57, डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है, ठीक है, आंशिक संतृप्त होता है, या अति संतृप्त होता है। डलडा में एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा देख लेते हैं। तो डलडा में जो उपस्थित वसा अम्ल होता है वो संतृप्त प्रकृति का होता है। आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एथिलीन है, एथिलीन है, पैराफिन, ओलेफिन, अल्केन या एल्काइन। एथिलीन, ठीक है ना, एल्काइन है या अल्केन है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एथिलीन जो होता है पैरा एक आपका ओलिफिन होता है। क्या होता है, ओलिफिन होता है, इसको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात हो। अमोनिया क्या होता है जी, NH3। तो एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन क्या है 3 है, तो 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। मीथेन गैस का, इथेन गैस का, इथिन गैस का,
या इथाइन गैस का होता है। बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो बिल्डिंग में मुख्य रूप से जो गैस उपयोग होता है वो होता है एथीन गैस का, जिसको साधारण नाम जो होता है एसिटिलीन होता है। क्या होता है? एसिटिलीन होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एथेनोइक अम्ल का सूत्र, एथेनोइक अम्ल का, ठीक है ना, तो हम जानते हैं COOH। एथ का मतलब होता है दो, तो एक यहां पे जोड़ दीजिए CH3COOH, यही होता है एथेनोइक अम्ल। कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, यहां पे अगर बात करें तो मिथेनोइक अम्ल है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा। सबसे पहले हम जानेंगे एसिटिक अम्ल क्या है। ठीक है ना, तो यहां देखिए COOH, जब यहां पे हम CH3 जोड़ते हैं तो यही होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है ना, और H जोड़ते हैं COOH में, जब H जोड़ते हैं तो ये कहलाता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है ना, तो यहां पे इसका कह रहा है कि आप IUPAC नाम बताइए, एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? इथ, और इसका IUPAC नाम में ANOIC इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे देख रहे हैं एथेनोइक अम्ल कहाँ है, तो देख रहे हैं एथेनोइक अम्ल ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। ठीक है, इथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है इथेनॉल नॉल, OH आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? OH समूह का होता है ऑल, तो ये हो जाएगा OH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन। आओ एल्कोहल दिखाते हैं क्या होता है। जैसे कि एल्कोहल लेते हैं CH3OH, क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या है? ऑक्सीजन है। कह रहा है कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है बाबू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, सामान्य मेथनोइक। तो यहां ध्यान दो, COOH में जब एक OH जोड़ते हैं तो यही कहलाता है मेथनोइक अम्ल। इसका सामान्य नाम अगर H जोड़ते हैं तो ये बनता है फॉर्मिक एसिड। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। तो यहां पे देखो दिया ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? मीथेन, इथेन, एथाइन, एथेनॉल। ठीक है ना, ये गैस होता है, ये आपका जो होता है अल्कोहल होता है। ठीक है ना, इथेनॉल जो शराब में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्न में कौन सी गैस बनती है?
CH4 नहीं बनती है, C2H2 नहीं बनती है। यहाँ देखिए दोनों सेम दे दिया है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना C2 क्या होता है, H4 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C2H4। तो आप चाहें तो यहाँ 4 कर लीजिए या चाहें तो यहाँ कर लीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ 4 कर दिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो यहां याद रखना है आपको, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक जो स्रोत होता है वो होता है टमाटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप याद भी किए होंगे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में कौन अल्कोहल शराब के लिए उपयुक्त है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल। तो हो जाएगा एथेनॉल, अभी बोले हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है। एथिल अल्कोहल में एथिल अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, ठीक है ना, और कह रहा है ईथर में ट्विंचर आयोडीन विलयन बना होता है। तो ये बना होता है कहीं ना कहीं ईथर में बना होता है। किस में बना होता है, ईथर में। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा डाउट है मुझे कि एथिल अल्कोहल भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ईथर होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो होता है की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। तो याद रखिएगा बेंजीन, सूत्र लिख दे रहे हैं C6H6, किसे जी, HNO3, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में C6H5NO2 बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन कुछ इस तरीके का NO2 बनाता है, नाइट्रोबेंजीन बनाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं रबड़, प्लास्टिक, साबुन, अपमार्जक। याद रखिएगा, ये याद कर लेना, साबुन। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, ठीक है ना, आपको पढ़ाया गया था, याद रखिएगा, साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप आप सभी को आज का जो क्लास है समझ में आया होगा। तो आप अगली क्लास के लिए रेडी रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए डेट्स ऑल।